दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से हैं कमजोरी के संकेत और कल दिन की ऊंचाइयों पर बंद होने के बाद आज गैप से नीचे खुलने को तैयार होते बाजार। लेकिन आज ये दो अहम बातें, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी। कमजोर शुरुआत के बाद के एक्शन पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। भरपूर एक्शन पैक दिन रहने वाला है। नतीजे ढेरों निकल कर आ रहे हैं और जो नतीजे निकल कर आए हैं उस पर भी मार्केट करेगा रिएक्ट। लेकिन आइए सबसे पहले सर से ही जान लेते हैं कि आज आपको कौन सी धमाकेदार रणनीति अपनानी है। सर, मॉर्निंग। बिल्कुल नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और आज के सेशन की शुरुआत करने में मैं आपको पहले ट्रिगर्स बता दूं कि आज हम ट्रिगर्स के साथ हम शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, कौन कौन से वो हैं ट्रिगर्स जिनके दम पर हमें बढ़ना है आज आगे। बस आरबीआई की पॉलिसी आने की तैयारी में 10 बजे इसका पूरा विश्लेषण करेंगे कि गवर्नर साहब क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों में कमजोरी रही। उतार चढ़ाव के बीच लगभग 200 अंक नीचे बंद हुआ है डाउ। लेकिन 9 दिनों बाद एक राहत भरा आंकड़ा आपको नजर आएगा कैश मार्केट में एफआईआई की खरीदारी का। बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन है छोटा सा, लेकिन आया जरूर है। और उसके बाद कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं ढेरों रिजल्ट्स। इसमें कई सारे ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर ग्रेन्यूल्स, बाटा, इनके नतीजों का पूरा होगा विश्लेषण। और आज रिजल्ट के लिहाज से वेरी वेरी बिजी डे। 11 कंपनियों के नतीजे आज आने की तैयारी में। तो बहुत सारा एक्शन आज भी आपको नतीजों के दम पर दिखेगा। तो ढेर सारा एक्शन, तैयार हो जाइए। चलिए, तो एक्शन यहाँ पर भरपूर रहने वाला है। लेकिन सर, सबकी नजर रहने वाली है कि आज गवर्नर साहब क्या बोलने वाले हैं। हमने यहाँ पर बहुत बड़ी एक अच्छी खासी पोल भी करवाई थी। सब ये इस बात को तो लेकर सब बिल्कुल निश्चित हैं कि यहाँ पर रेट हाइक नहीं होगा। करेक्ट। लेकिन महंगाई को लेकर जो एक्सपर्ट्स की राय निकल कर आ रही है कि वहां पर कुछ बदलाव हो सकते हैं जी। सर, आपको क्या लगता है? दो चीजें हैं नेहा। पहले तो ब्याज दरों में क्या कुछ हो सकता है। तो ब्याज दरों में न बढ़त होगी न कमी आएगी। तो स्टेटस को ये लगातार तीसरी पॉलिसी होगी गवर्नर साहब की जिसमें वो ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। बढ़ने की तो अभी बात है नहीं, और घटने के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार करने की दो बड़ी वजह है। पहली वजह अमेरिका की है। अमेरिका में एक बार आपने फिर से ब्याज दरें पिछली बार बढ़ती हुई देखी है। इस बार सितंबर में जो पॉलिसी आएगी अमेरिका में, उसको लेकर वहां राय बटी हुई है। बढ़ भी सकती है और नहीं भी, राइट। तो इसलिए गवर्नर साहब अमेरिका के सामने बहुत एग्रेसिवली ब्याज दरें घटाने की जल्दबाजी नहीं करेंगे, स्पेशली तब जबकि अमेरिका से ये साफ संकेत नहीं है कि उन्होंने बढ़ाना रोक दिया है, राइट। बढ़ाना रोकने के बाद उन्हें घटाने में भी टाइम लगेगा। एक पोज दिया, वापस बढ़ा दी। सो आई थिंक ग्लोबल सपोर्ट हमारे पास ब्याज दरें घटाने के लिए है नहीं, पहला। दूसरा सपोर्ट हमारे यहाँ जो मिसिंग है ब्याज दरें घटाने का, वो महंगाई को लेकर है। महंगाई का आंकड़ा शायद हल्का सा बढ़ सकता है, ये डर है या अनुमान उनका बढ़ सकता है। और उसकी वजह है कि जिस तरह से भारी बाढ़ हुई है पूरे देश भर में, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई वापस से बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आप देख सकते हैं टमाटर से लेके आलू प्याज से लेके खाने पीने की चीज़ों के दाल, तेल, ये सारे तेल तो सस्ता खैर, बट आपसे ज़्यादा कौन जानता है, आप सारी कमोडिटीज ट्रैक करती हैं। तो जो महंगाई फिर से बढ़ने का डर है, वो आरबीआई गवर्नर साहब को थोड़ा सा अभी एज पर रखेगा कि नहीं, इस बार हम पोज करते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी कमेंट्री की भी उम्मीद नहीं करा। अब देखिए, पोज रखने के बाद आरबीआई गवर्नर साहब या तो कह सकते हैं कि भाई ठीक है हमने पोज किया, लेकिन आगे का मूड माहौल ठीक है। दूसरा ये कह सकते हैं कि भाई पोज किया है, आगे के लिए मूड माहौल न्यूट्रल है, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। लेकिन तीसरी चीज़ है कि आगे को लेकर थोड़ी सावधानी बता सकते हैं। मुझे लगता है उसकी तरफ ज़्यादा उनका रुझान रहेगा कि थोड़ा आपको सावधान करने की कोशिश करेंगे कि इस बाढ़ ने और खाने पीने की चीज़ों ने जो बाजार में तेज़ी, इन्फ्लेशन में फिर से तेज़ी लाने का काम कर सकती है, इसको लेकर हमारी नज़र थोड़ी सी कड़ी है। और हम आगे के एक्शन पर थोड़ा सा फोकस, मतलब थोड़ा सा वो नेगेटिव साउंड कर सकते हैं। उनके पास ऐसा कहने के लिए जगह है, अगर वो कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो सर, फिर मार्केट क्या देखना चाहेगा? क्या ये थोड़ा डराने वाली बात हो सकती है? डराने वाली तो नहीं, क्योंकि देखो बाढ़ आई है, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई बढ़ी, आपको हमको सबको पता है ना, इसमें नया कुछ नहीं। हाँ, मार्केट के लिए सरप्राइज क्या हो सकता है? इन सब के बावजूद गवर्नर साहब का कॉन्फिडेंट है कि कुछ नहीं भाई, महीने 2 महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा। तो बाजार खुश हो सकता है कि चलो गवर्नर साहब ने अपना स्टैंड नहीं बदला। दूसरा ये कि जैसे वो ये कह दे कि ग्लोबल अनिश्चितताएं थोड़ी सी कम होती है, इन अ सेंस कि अगर अमेरिका क्लियर संकेत देता कि वो ब्याज दरें और नहीं बढ़ाएगा,
हम घटा देंगे, इनडायरेक्टली वो ऐसा कह सकते हैं, तो कुछ अच्छा आ सकता है। मैं इस पॉलिसी में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन पे नहीं जा रहा कि गवर्नर साहब बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छा नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है। और इसलिए अगर अच्छा बोले तो मुझे अच्छा लगेगा, फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो लो एक्सपेक्टेशन है इस पॉलिसी में। हो सकता है थोड़ा सा महंगाई का टारगेट बढ़ाने की कोशिश करें, जीडीपी के टारगेट में तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कम करने का कोई स्कोप है नहीं, क्योंकि सारे बाकी संकेत अच्छे हैं। सो महंगाई इस पॉलिसी का ट्रिगर ट्रम्प कार्ड है। उसके बारे में गवर्नर साहब कितना अच्छा कितना खराब बोलते हैं, पहली चीज वो है महंगाई। दूसरी चीज ग्लोबल चिंताओं को लेकर या ग्लोबली माहौल को लेकर गवर्नर साहब कॉन्फिडेंट है या नहीं है। एक तरफ वो बोल भी सकते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, दूसरे में जो हो रहा है होने दो, हम मजबूत हैं। दूसरा ये कह सकते हैं कि नहीं हमें फर्क तो पड़ता है लेकिन हम मजबूत हैं। करेक्ट, ठीक है। तीसरा ये कि वो तो कमजोर है, हम पर भी असर डाल सकते हैं। सो यू नो आपका जो कमेंट्री है उसकी फ्रेमिंग क्या होती है वो देखना इंटरेस्टिंग है। ओके, और हम दर्शकों को सर बता भी दें कि आज 9:45 से उनको, वैसे तो जी बिजनेस के साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन खास तौर से आज कुर्सी की पेटी बांध कर चिपक कर रहना है, क्योंकि आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल होने वाला है। आप देख सकते हैं अजय बग्गा सर हमारे साथ होंगे, ऑयस्टर कैपिटल के अतुल जोशी सर होंगे, ये सब आज हमारे साथ जुड़ेंगे। इकोनॉमिस्ट बतौर वृंदा जागीरदार मैम हमारे साथ होंगी, अश्विनी कुमार जी यूको बैंक के होंगे, अनुज सर तो ऑफ कोर्स होंगे ही। तो क्या कुछ निकल कर आता है आरबीआई की इस मॉनेटरी पॉलिसी में, एंड ऑफ कोर्स विकास खेमानी जी का भी साथ हमें मिलेगा। तो आपके मतलब की कौन सी बात है, सरल भाषा में सब आपको हमारे गेस्ट के साथ, हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल के साथ, विशेषज्ञों के साथ इसको डिकोड करने का मौका जरूर मिलेगा। 9:45 पे जुड़ना मत भूलिएगा, 2 घंटे से भी कम का समय बचकर रह गया। अच्छा सर, ये तो बात हो गई कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, मार्केट क्या देखना चाहेगा। सर, ग्लोबल मार्केट 2 दिन से लगातार गिरे हैं, इसे कैसे देखा जाए सर? देखिए, अमेरिका में ट्रेंड बड़ा मिला जुला सा है, और एक दिन तेजी एक दिन मंदी, 2 दिन तेजी 2 दिन मंदी टाइप का है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था अमेरिका में। 17 ट्रेडिंग सेशन आपने बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मस्त एकदम मक्खन की तरह निकाले। रोज तेजी, बढ़िया तेजी। ऊपर से ये फिच आए, रेटिंग डाउनग्रेड की, 3 दिन पिटाई हो गई, ठीक है। फिर चौथे दिन एकदम ऐसी रिकवरी 400 पॉइंट की, अरे ये क्या हो गया, एकदम से बढ़िया, वापस 2 दिन में आपका खाया पिया निकल गया। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजार अब वॉलेटाइल होने की कोशिश कर रहे हैं, दिशा दशा की तलाश में है, और वो शायद आज रात को मिल जाए। आप सोचेंगे आज रात को क्या है, कोई ऐसा शुभ मुहूर्त है? जी नहीं, आज रात को एक आंकड़ा आने वाला है अमेरिका में, वो है महंगाई का। 3% से बढ़कर महंगाई 3.3% रहने की उम्मीद है, यानी कि 30 बेसिस पॉइंट अमेरिका की महंगाई बढ़ेगी। अब अगर 30 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा बढ़ गई तो, और कम बढ़ी तो, ये 2 कंडीशन हो सकती है। 3.3% तो आपका प्राइस है, करेक्ट है ना। लेकिन अगर महंगाई का आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा आ गया तो बैंड बच जाएगी। अच्छा, फिर तो फेड बोलेगा भाई साहब मैं तो सितंबर में भी बढ़ाऊंगा, एक बार और करूंगा, मैंने पहले से बोल रखा है आपको कि मुझे करना है। तो एक बार की और गुंजाइश, 1 एंड डन, गया काम से। और अगर ये महंगाई का आंकड़ा 3.3% के बजाय 3.1% के आसपास आ जाता है तो मार्केट का सीना हो जाएगा चौड़ा। भाई चलो ठीक है, अब कौन सा है ना, नहीं है बढ़ रहा ना बेस इफेक्ट के बावजूद, तो चलो ठीक है ना, क्या दिक्कत है। सो क्या आज का आंकड़ा मेक और ब्रेक है? तो अमेरिकी बाजारों के ट्रेंड को आज की महंगाई के आंकड़ों के साथ मिला के आपको देखना है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं कि हो सकता है कल से अमेरिकी बाजार आपको एक निर्णायक मोड़ देने की कोशिश करें कि उन्हें यहाँ से और मजबूत होना है इस वोलेटिलिटी के बाद जो बड़ा ट्रेंड है, या फिर कमज़ोर होना है कि बहुत हो गया भाई, अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए। सो मैं आज प्रेडिक्ट करने के बजाय मैं कल पे डालूंगा। वैसे तो डाउ फ्यूचर्स का धन्यवाद, सुबह थोड़ा सा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं गिफ्ट निफ्टी ने 90 पॉइंट नीचे क्यों मूड बिगाड़ के रखा हुआ है, ऐसा मुंह फुला के बैठा है। लेकिन या तो इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे गवर्नर साहब कुछ खराब बोलने वाले हैं, मेरी तरह इनको भी डर है, कॉशियस है। हाँ, तो बाकी तो इतना बुरा हाल नहीं कि आप 90 नीचे खुले। Exactly. इतना बुरा 190 डाउ नीचे बंद हुआ है, 125 तो रिकवर कर चुका है। अब मतलब और क्या बच्चे की जान लोगे, कितना मतलब रिकवर, डाउ फीचर्स की तो इतनी औकात है ना। सो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा खराब होने जैसी सिचुएशन तो नहीं है। अगर, और आप ये भी सोच सकते हैं, आप तो 7 बजे भी हमेशा मुझसे फ़ोन पे इंटरव्यू लेती हैं, और मैं कई बार बोलता हूँ कि जितना नीचे खुले उतना ले लीजिए, गैप से दिखे, है ना। लेकिन आज मेरी भी बोलने की हिम्मत कम हो रही है। उसका कारण ये है कि अगर पॉलिसी नहीं होती है तो मैं अभी आपको ठोक के बोलता 90 ले लेना, जहाँ खुले वहीं ले लेना। लेकिन पॉलिसी है तो जहाँ खुले वहीं 90 पॉइंट नीचे खुले ले लेना, थोड़ा थोड़ा हाँ लेना है,
थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उस रेंज में आ जाएगा जहां मुझे लेना है, और वो रेंज 19,535 से शुरू होती है, 435, 535 के आसपास खुलेगा, वहां लेना है थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल लेना है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, हाँ, 3 टुकड़ों में लेने की स्ट्रेटजी बनेगी, मैं थोड़ा आगे आपको और बता दूंगा। Of course, लेकिन अगर 90-100 पॉइंट नीचे खुलता है तो खुलने की वजह पॉलिसी का डर हो सकता है, बिल्कुल बाकी और कोई फैक्टर ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से आप 100 पॉइंट नीचे खुले। जी। अब पॉलिसी अगर वाकई में गिफ्ट निफ्टी वालों को पता ही खराब है तो उनको पता है, मुझे तो नहीं पता कि इतनी कि गवर्नर साहब बहुत ही खराब बोल देंगे। सो मेक और ब्रेक वाला मामला 10 बजे है, ठीक है, तब समझ में आएगा। उससे पहले मैं इतना मंदी में नहीं हूँ जितना गिफ्ट निफ्टी है। ओके, मेरा मूड तो ठीक है। मैं 19,535 के नीचे नहीं खुलना चाहता, ओके, सॉरी 19,565 के नीचे, माफ कीजिएगा, 565, 600 इस रेंज में खुलना चाहिए। ठीक है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम 19,535 पे खुलेंगे फ्यूचर्स की प्रीमियम निकाल के। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा सर, वैसे तो कच्चे तेल पे बहुत समय से बात नहीं हो रही थी, हाँ। लेकिन अब जो कीमतें बढ़ी हैं सर, 6 हफ्ते से कंटिन्यूअसली 20-25% भाग गया है। साल की ऊंचाई पर है ब्रेंट और 9 महीने की ऊंचाई पर है आपका WTI। ओके, 7,000 के पास MCX पे क्रूड चला गया है सर। चिंता है या टू अर्ली टाइप का सिचुएशन? आप ही की वजह से ये सब हमारा तो इसमें कोई योगदान है नहीं, और आप शो करो और कम्युनिटीज करने पूछो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। हम जहाँ भी जाते हैं, कहीं पार्टीज में, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंस, हमसे लोग मतलब किसी के मतलब गृह प्रवेश में भी किसी ने बुला लिया, बच्चे के मुंडन संस्कार में भी बुला लिया, हनुमान जी की सवा मन्नी में बुला लिया, वहाँ भी मार्केटिंग ही पूछना, तो उस हिसाब से आपका क्रूड का पूछना तो बनता है जी। तो हाँ, तो आप कच्चे तेल के बारे में क्या पूछी थी? सर मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या हमें वरिड होने की जरूरत है जिस तरह बिल्कुल से? है। अच्छा, हाँ, धीरे धीरे जिस हिसाब से ये ऊपर बढ़ रहा है, चिंता की बात तो है। देखो भाई, जो कच्चे तेल के पैसे महीने भर पहले $72-73 देने पड़ते थे, अब $87 देने पड़ रहे हैं, जेब तो खाली हो रही है ना। सही बात है। तो अब मतलब क्या है, चिंता ज़्यादा कब होती है? एक साथ 5% बढ़ जाता तो डर ज़्यादा लगता। अब रोज धीरे धीरे आधा $1 बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि वह बढ़ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चिंता क्या, देखो, चिंता होना एक अलग बात है और चिंता पर रिएक्शन देना दूसरी बात है ना। सो रिएक्शन देना नहीं देना ये अपने ऊपर है, सही बात है ना। मतलब रिजल्ट आया, फेल हो गए, अब फेल हो गए, उसके बाद दहाड़े मार मार के रोना है या चुपचाप बैठ के कि भाई हो गया, अब आगे क्या करूं, है ना। सो अब ग्रेजुअली कच्चा तेल जो जिस तरह से ऊपर जा रहा है, ये आपको अलार्मिंग लेवल की तरफ ले जा रहा है, जहां मार्केट का रिएक्शन शुरू होगा जी। अभी तक तो क्या होता है कि रिएक्शन नहीं आ रहा, और जब एक पर्टिकुलर लेवल के बाद कहेंगे तो मार्केट इसको रिएक्शन देने की कोशिश करेगा, और चलो इससे गिरे ना भी, लेकिन ये आपको बढ़ने में सपोर्ट नहीं करेगा, उल्टा रुकाएगा। उतना तो कर ही सकता है भाई, कच्चे तेल को देख के आप गिरे ना, क्योंकि आजकल कच्चा तेल क्या मार्केट के लिए बड़ा ट्रिगर रहा नहीं। Exactly. लेकिन आपकी बढ़त को धीमा कर सकता है, रोक सकता है, अगर 90 के आसपास आ जाए। वो साइकोलॉजिकल लेवल 90 करेक्ट, दिखते ऐसा लगता Alarming है। है 90 के ऊपर। सो आप यहीं रोक दो तो ज़्यादा बढ़िया। कोशिश यही रहेगी, बिल्कुल। बट लेट्स सी। अच्छा सर, अब हमारे मार्केट्स की बात करते हैं। हम दिन के उच्चतम स्तर पे बंद हुए हैं जी। तो अब यहाँ से क्या रणनीति? ये प्रॉब्लम क्या, रणनीति कितनी बनाओ आप। ये जो रेंज बाउंड मार्केट होते हैं ना, उसमें ट्रेडिंग रेंज के नीचे के सिरे पे आते हैं मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसी खबर आएगी, या ग्लोबल सपोर्ट ऐसा आएगा, एफआईएस का डेटा ऐसा आएगा, आपको लगेगा गया और वापस ऊपर आ जाता है। सेम सिचुएशन ऊपर के लेवल पे आते हैं, ऐसा लगता है कि अरे वाह, आज तो मूड माहौल ठीक है और आज तो बढ़ना चाहिए, और तुरंत धाड़ वहां से कुछ ऐसा आएगा। अब आज तो बड़ा कंफ्यूजन है जी। कंफ्यूजन 2-3 चीजों से। एक, 200 डाउ गिरा है, 125 बढ़ गया, तो अब किसकी सुने? सही बात है। दूसरा, गवर्नर साहब और बोलेंगे, उनकी सुनना अलग है। तीसरा, आज की वीकली एक्सपायरी भी है। तो मतलब जब है ना, आपने तैयारी एक पेपर की और 4 आ जाए तो मतलब एक क्वेश्चन की तैयारी की और 4 आ जाए तो फिर वो आउट ऑफ सिलेबस वाले मामले बहुत है। सो मेरे ख्याल से सिंपल ये है नेहा कि देखिए, हायर रेंज पे जब आप पहुंच रहे हो तो किसी न किसी रीजन से करेक्शन आ जाता है, लोअर रीजन से लेवल से किसी न किसी रीजन से सपोर्ट आ जाता है जी। तो कल की रिकवरी के बाद आज के मार्केट को आप 2 भागों में बांट लीजिए, ठीक है। प्री पॉलिसी, पोस्ट पॉलिसी। पॉलिसी, ओके। 10 बजे के पहले, 10 बजे के बाद। ठीक है। 10 बजे के बाद क्या कहेंगे गवर्नर साहब, क्या करेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। तब की तब देखी जाएगी, मैं शो में हूँ, आप शो में, तो हम बता देंगे, ठीक है सर। क्लियर है। 10 बजे के पहले क्या है? 10 बजे के पहले गैप डाउन ओपनिंग पे खरीदना है, ठीक है, ठीक है। डन। और आज की स्ट्रेटजी में मैंने 2 चीजें लिखी है, वो मैं आपको पहले बताऊँ। पहली चीज तो है कि गैप 100 पॉइंट नीचे खुलता है तो लेना चाहिए, ठीक है। बेचना नहीं चाहिए, ठीक है।
अनलेस की पॉलिसी बहुत खराब हो जो मुझे नहीं पता। अगर आपको लगता हो पॉलिसी खराब होने की वजह से निफ्टी नीचे है 100 पॉइंट, तो वो आपका कॉल है। मुझे तो नहीं पता कि इतनी खराब कोई पॉलिसी हो सकती है जिससे 100 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हो। सो आई थिंक अगर 100 पॉइंट नीचे खुलता तो मैं खरीदने के मूड में हूँ, लेकिन थोड़ा ही खरीदूंगा और 10 बजे तक के लिए खरीदूंगा। और उसके बाद मैं बैठ के जी बिजनेस देखूंगा कि क्या होगा। सिंपल सी चीज़ है, ये स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए। ठीक क्लियर करते हैं, ठीक है। ठीक है आज की स्ट्रेटजी में 2 पॉइंट आपको मैं स्पेसिफिकली देना चाहता हूँ। जी सर। 19,375 इसके नीचे अगर आज निफ्टी बंद होता है और 44,500 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो आपको तेजी की पोजीशन कम करनी है। आज के लिए बता रहा हूँ, आज तेजी की टुडे पोजीशन कम टुडे करनी टुडे है। हाँ, इन 2 लेवल के नीचे बंद होने पर रिस्क आपके लिए बढ़ जाती है। यहाँ थोड़ा आप हल्के हो जाइए। ठीक है। क्लियर है। जिनको बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखना है इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे, डेली बेसिस पे, उनका 19,500 बनेगा। ठीक है। लेकिन आज चूंकि 2 फैक्टर है ना, पॉलिसी और एक्सपायरी, इसलिए तो अगर जिसको लंबा रखना है 19,375 रखे, जिसको छोटा रखना है 19,500 रखे। ये क्लोजिंग बेसिस पे आपका एक तरह से स्टॉप लॉस है। हायर साइड पर 19,700 के ऊपर अगर आज आप बंद होते हैं तो डांस करिए बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, कि मैं अब है ना वापस से 20,000 की तरफ बढ़ने को तैयार हो रहा हूँ। ओके, वो कॉन्फिडेंस है क्योंकि आप 2 बड़ी इवेंट को पार करके निकल रहे हैं। रिस्क एक ही रहेगी, रात का अमेरिका। ऑफ कोर्स वो सीपीआई क्या करता है वो तो फिर मतलब देखो, कभी भी 100% आपकी चिंताएं खत्म हो जाएं, दूर हो जाए, ऐसा तो मार्केट में लाइफ में होगा ही नहीं। कुछ न कुछ तो मार्केट में लगा ही रहेगा। मतलब वो कहते हैं कि जब तक जीवन है तभी तक चिंता है, एक बार ऊपर गए उसके बाद क्या, सही बात है ना। फिर पीछे वालों की चिंता है जो बच गए उनके। सो ये मार्केट का हाल ऐसे ही है, जिसने खरीदा उसकी चिंता है, जिसने बेचा उसकी चिंता है, जिसने कुछ किया ही नहीं उसकी क्या चिंता। ऑफ कोर्स। तो ये तो रहेगी। आज आप कुछ भी करोगे, लॉन्ग करो शॉर्ट करो, रात को अमेरिका का नंबर है। ऑफ कोर्स। तो एक आध दिन आजकल थोड़ा सा ये रहेगा मामला, लेकिन 19,700 के ऊपर आज बंद होता है, 45,000 के ऊपर बंद होता है, थोड़ा मजबूती का संकेत आएगा आपके लिए। ठीक है। ये आज की कमेंट में 2 ही लाइन लिखी मैंने कहा, शॉर्ट एंड स्वीट। स्वीट लग रही नहीं लग रही, शॉर्ट तो है। ओके, डन। चलिए सर, ये तो हमने ब्रॉडर पैरामीटर्स समझ लिए, लेकिन आज की स्ट्रैटेजी पर अब फोकस करते हैं। संकेत सर, वो कौन से संकेत हैं जिन पर हमें फोकस करना है और क्या क्या रहेंगे सर? कुछ नेगेटिव, कुछ न्यूट्रल, कुछ पॉजिटिव है। ग्लोबल नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव से हल्के से न्यूट्रल भी कह सकते हैं हम, लेकिन है नेगेटिव। एफआईएस के न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर है, और डीआईएस के नेगेटिव से हल्के न्यूट्रल साइड पर है। एफएनओ न्यूट्रल से हल्के न्यूट्रल ही है, ये न्यूट्रल ही है। सेंटीमेंट न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव, यानी कि आज के संकेत भी आपको बहुत सारे मिले जुले दिख रहे हैं। ओके, क्लियर कर देंगे। एक एफएनओ और ट्रेंड, 2 क्लियर है, ये एफएनओ न्यूट्रल है, ट्रेंड पॉजिटिव है, बाकी सब में कहीं न कहीं मिक्स से संकेत है। मिक्स संकेत ज्यादा है आज के सेशन में। अब आइए लेवल्स बता देता हूँ। जी सर, रेंज। हाँ। 19,535, 19,570 ये है आपका पहला सपोर्ट जोन। इस रेंज में कहीं हमें खुलना है। ठीक है सर। खुलने के बाद देखेंगे ताकत कितनी है, और गिरे या न गिरे हम आपस में डिसाइड करेंगे। ठीक है। अगर गिरे तो 19,435, 19,465 मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। आज के लिए वहां लेना ही चाहिए, शॉर्ट भी काटनी चाहिए। ठीक है सर। 650, 725 ये ऊपर की रेंज है निफ्टी पर। इसको पार करना मुश्किल, पसीना तो आएगा। अगर पार करके निकले तो 19,750 से लेकर 19,825 की रेंज है जो आपके लिए ऊपर रुकावट का करेगी काम। क्लियर है। बैंक निफ्टी 44,525, 44,625 पहला सपोर्ट जोन है। ठीक नीचे 44,275, 44,450 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। 44,275 के नीचे जाने पर ही बाजार का मूड माहौल ज़्यादा खराब होगा। और मैं इतने दूर के लेवल इसलिए बोल रहा हूँ, आज पॉलिसी नहीं होती तो कोई दिक्कत वाली बात थी भी नहीं। पॉलिसी के दिन आप बैंकिंग शेयरों पर ज़्यादा लीडरशिप लेते हैं तेजी या मंदी की तरफ, तो आज बैंक निफ्टी का दिन है, निफ्टी का कम है। ओके, ठीक है। अब आइए ऊपर की तरफ। 44,975, 45,125 ये है आपकी ऊपर की रेंज। पार करके निकले टिके तो 45,175 से 45,350 ये ऐसी जगह है जहां पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हिम्मत है, दम है, ताकत है, शॉर्ट भी करें, लेकिन पॉलिसी देखने के बाद। ओके, तो ये वर्ड ऑफ कॉशन है और पॉलिसी पर नजर आपको डेफिनेटली रखनी है। अच्छा सर, अब पीसीआर बात कर लेते हैं। एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग 45% ठीक है। पुट कॉल रेशियो 1.18, निफ्टी का ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा कम है, उल्टा 0.76, यानी कि आप ये देखिए यहाँ कि पॉलिसी के दिन बैंक निफ्टी काफ़ी हल्का होके जा रहा है। सो ज़्यादा पोजीशन है नहीं, कंफर्टेबल है। लॉन्ग साइड पर तो बिल्कुल भी नहीं है। विक्स 2% घटा है, ठीक है, कोई खास बात नहीं। अब आइए स्टॉप लॉस दे दूँ। तेजी की पोजीशन में आपका स्टॉप लॉस एक ही है, 19,425 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों। किसी को दूर लगाना है 19,375 लगाना है, किसी को पास लगाना है 19,500 लगाना है। आपकी श्रद्धा के हिसाब से आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आज मैंने पूरा फ्रीडम दे रखा है स्टॉप लॉस लगाने के लिए।
आप जितनी मर्जी आए छेड़छाड़ करें। और क्यों? क्योंकि इवेंट्स बहुत सारी है और कल बड़ा मूव आया है। सो आपकी पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन किस लेवल की इनिशिएट की हुई है, उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना। 3 है, 500, 425, 375, जो आपको तीनों में से ठीक लगे लगा लीजिए। ठीक है, क्लियर है? इंट्राडे और क्लोजिंग तीनों का सेम है, जो आपको फॉलो करना है आप करिए। ओके, डन। बैंक निफ्टी एक ही है, यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं, 44,500, दैट्स इट। एक ही स्टॉप लॉस है, या नहीं, जहाँ है छूट वहाँ मैं दे देता हूँ, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं देता हूँ। आप तो जानती हैं जी सर। जहाँ मुझे जगह होती है कि आज 3-4 एंकर हैं और आप छुट्टी मांगते दे देता हूँ एक्स्ट्रा। जिस दिन नहीं होती फिर मैं कह देता हूँ हाँ जी आज रहने दीजिए। जी वैसे सेम यहाँ पे भी वैसे ही है। ओके सर। शॉर्ट साइड पे 19,700 ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। इंट्राडे क्लोजिंग पे जिसको छोटा रखना है 19,650 भी रख सकता है, क्योंकि गैप से खुलेंगे नीचे, उसके बाद 19,650 भी रख सकते हैं। हायर साइड पे 45,200 और जिसको छोटा रखना है 45,000 अपनी श्रद्धा पे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस आप हिला सकते हैं, ये आपके लिए स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है सर। अभी एग्जिस्टिंग लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन हो गई, अब नई पोजीशन पे आ जाए, नई पोजीशन पर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो नेहा जी आपको करनी है खरीदारी निफ्टी में। और आपके लिए खरीदारी की बेस्ट रेंज जो है वो 19,435, 19,535 है। और कैसे खरीदना है वो बता दूं। जी सर। 3 टुकड़ों में लेना है, ओके। 535, 465, 435। और अगर आपको 2 ही टुकड़ों में लेना है तो 435 और 465 पे लीजिए। ठीक है। 535 पे खाली ऐसे देखिए निफ्टी को, लूं ना लूं और कंफ्यूज रहिए और मत लीजिए फिर, क्योंकि 2 ही लॉट लेना तो नीचे में कोशिश करिए, पॉलिसी का दिन है। स्टॉप लॉस 375, टारगेट 19,565, 602 छोटे टारगेट, 635, 702 मीडियम टारगेट, 725, 750 और 775 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। आज मैं लेवल्स ज़्यादा दे रहा हूँ, और क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 2 ट्रिगर्स की वजह से बड़ा मूव आने की संभावनाएं बनती है। तो बड़े मूव के लिए आपके पास लेवल्स हाथ में होने चाहिए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, बट आपकी तैयारी है। हाँ, लिखा ही ना, लिखने ही मतलब जो आप 10 लेटर लिखोगे उससे हाथ दुखाई, इससे ज़्यादा तो नुकसान नहीं है ना कुछ। एग्जैक्टली। हाँ, तो इसलिए लेके रखो, लिख के रखो तो काम आएंगे। ठीक है। अब आइए बेचने का काम करते हैं। शॉर्ट साइड सर। शॉर्ट साइड पे बेचना है आपको, बेचने के लिए जो बढ़िया जगह है 635 से 735। अब बोले 635 कल यहीं तो बंद हुए थे। सही बात है। अब तो यहीं बंद हुए थे, ये हायर रेंज पे भी बंद हुए, कल पार नहीं कर पाए। 650 के ऊपर बंद होते तो शॉर्ट आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाता। न इंट्राडे में 650 पार हुआ, 645 पर रह गए, न क्लोजिंग पे पार हुआ। कल का स्टॉप लॉस 650 था, एकदम स्टॉप लॉस के लेवल के नजदीक। तो आज चूंकि गैप से खुल रहे हैं, वापस रिकवरी आती है, तो 635 से लेकर 725 रेंज अच्छी है, यहाँ शॉर्ट करें। 800 का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो आपका बनेगा 19,600, 565 2 छोटे टारगेट है, 535, 500 और 465 3 मीडियम टारगेट है, 435 और 385 के बड़े टारगेट के लिए करना है। थैंक यू। ओके डन। सर, अब बैंक निफ्टी खरीदना है। अच्छा। और खरीदने के लिए जो बेस्ट रेंज है, या बेस्ट रेंज भी मान लें 44,525 तो सबसे बढ़िया लेवल है। खरीदना तो एक्चुअली वहीं चाहिए। अच्छा। और मौका भी दे रहा, कल भी दिया था। 725 पे मौका बन सकता है एक ही कंडीशन में, जब पॉलिसी अच्छी हो, वो 10 बजे। अदरवाइज 725 पे नहीं लेना, 10 के बाद। अदरवाइज 525। स्टॉप लॉस दूर का है, रोज यही बोलता हूँ, लगा सको तो लेना, नहीं तो मत लेना, कोई बात नहीं। आज स्टॉप लॉस यही रहेगा 44,250। टारगेट 44,825, 875 2 छोटे टारगेट है, 925, 975 2 मीडियम टारगेट है, और उसके बाद 45,000 से लेकर 45,300 तक के बड़े टारगेट्स हैं, जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। ठीक है। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर बेचें, शौक फरमाएं। बेचने के लिए बढ़िया जगह 45,100, 45,300 है, अगर आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, इंतजार करें। और टारगेट स्टॉप लॉस लगाएं 45,500 का। टारगेट जो आपके बनेंगे 44,775, 725 2 छोटे टारगेट हैं, 675, 625 2 मीडियम टारगेट है, और उसके बाद 450, 403 और 275 तक के बड़े टारगेट के लिए बिकवाली भी करनी। ओके। जो भी आज करना है बड़े काम के लिए करना है। आज सिंगल्स लेने का दिन नहीं है, या तो आपका स्टॉप लॉस ही ट्रिगर होगा या बड़ा ही पैसा आएगा। ठीक है, डन। हाँ, वो सोच के जब चौका छक्का मारने वाला पिच नहीं होता, तो मैं रोज बोलता हूँ कि आज सिंगल ले लो। आज सिंगल नहीं, आज तो मतलब आएगा तो बड़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, या तो स्टॉप लॉस ही ट्रिगर होगा या बड़ा आएगा। तो आज बड़े के लिए करना है, आर पार वाली सिचुएशन। हाँ, आज बड़े के लिए, क्योंकि आज वोलेटिलिटी बढ़नी चाहिए। आज नहीं बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी, और फिर भी नहीं बढ़ी तो आपकी किस्मत खराब है। ठीक है। और मेरा एनालिसिस चलिए सर, जो स्टॉक्स एफएनओ बैन में हैं या निकले हैं, उनकी ज़रा डिटेल दे दें।
सबसे पहले तो हमने देखा है आउट ऑफ बैन इंडिया सीमेंट्स, ये बैन से बाहर आया है। जो बैन में अभी तक बने हुए हैं उसमें चंबल फर्टिलाइजर, डेल्टा कॉप, बलरामपुर चीनी, आईबी हाउसिंग, हिंदुस्तान कॉपर है और नई एंट्री फिलहाल इस बैन लिस्ट में कहीं भी नहीं हुई है। तो फिलहाल एफएनओ बैन पर ये डिटेल आती हुई। सर, स्टॉक ऑफ द डे की तैयारी करें? बिल्कुल बजाएंगे तो तैयारी हो जाएगी। लेकिन सर उससे पहले एफआईआई और एफएनओ क्यूज पर सर बता देता हूँ आपको। लंबे समय बाद नो ट्रेडिंग सेशन के बाद एफआई की तरफ से छोटा सा हरियाली वाला आंकड़ा दिखा है। 650 करोड़ की खरीदारी कैश में की है। हालांकि फ्यूचर के आंकड़े तो खराब है, बताने लायक नहीं है। 1980 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, नेट तो 1200-1300 करोड़ की बिकवाली है, लेकिन फिर भी कैश में थोड़ा राहत वाला मामला है। और इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़े ही बेचे 350 करोड़ के, तो नेट इसलिए मैंने आज एफआईएस के नंबर बिकवाली के रखे हैं। लेकिन 9 दिनों बाद अच्छा से आंकड़ा है तो बढ़िया बात है। लोकल फंड ने 600 करोड़ की बिकवाली की है। दोनों के बीच में भाईचारा बहुत अच्छा है, एक लेता है दूसरा देता है, ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी। हाँ, बहुत अच्छा भाईचारे के साथ काम करे, वेरी नाइस, लगे रहो। एफएनओ डेटा 19,600 में एक और ब्रेक लेवल है। 19,600 के नीचे से आप कमजोरी गिनी है, 19,600 के आसपास और उस पर तब तक मजबूत है। 80 लाख शेयर पुट में है, 65 लाख शेयर कॉल्स में है। 19,600 नीचे 19,500 बहुत मजबूत सपोर्ट है वायदा कारोबार के लिहाज से। 1 करोड़ 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट बना हुआ है, वो लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी 44,500 45,000, 44,500 सपोर्ट है। 45,000 के ऊपर निकल कर टिकेंगे तो ही मजा आएगा। और 45,000 के कॉल राइटर 60 लाख शेयर बैठे, थोड़ा कॉल राइटिंग दबा के हुई है 45,000 पर। तो 44,500 45,000 ये आपके लिए एफएनओ लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो हमने एफआईआईज, एफएनओ क्यूज सब आपके सामने रख दिए। अब बारी आती है सर के स्टॉक ऑफ द डे की। सर आज फोकस पीआई इंडस्ट्रीज, ये है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। फ्यूचर्स में 3850 का स्टॉप लॉस है और टारगेट जो बनेंगे 3950, 3985, 3985, 4020, 4020, ये सारे फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ। और खरीदने की राय इसलिए नेहा कि नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए, हर एक पैरामीटर्स पर बहुत तगड़े नंबर्स आए हैं और मजबूत है। मतलब आप जिस हिसाब से देखें, और सबसे बढ़िया बात यह है कि आगे के लिए जो आउटलुक दिया है, गाइडेंस है बहुत बढ़िया। 18-20% की रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं और मार्जिन 24.5% है, जो उम्मीद से बेहतर आए। इसमें भी और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अच्छा। तो ये एग्रोकेमिकल कंपनी में बेस्ट रिजल्ट है अभी तक जितनी कंपनियों के नंबर्स आए, और जिनके खराब आ रहे वही नहीं घट रहे। ठीक है, तो इसके बढ़ने का स्कोप तो है। तो ये मेरा स्टॉक ऑफ द डे। उसके बाद मेरे स्टॉक ऑफ द डे में एक फार्मा पेयर दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, जोड़ी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला है शॉर्ट करने की राय, बेचने की राय है ग्रेन्यूल्स में। मतलब ग्रेन्यूल्स को भी मेहनत तो काफ़ी लगी थी इतने खराब नंबर देने में, आसानी से इतने खराब रिजल्ट आते नहीं है। ये तो फार्मा शेयरों के अच्छे दिन चल रहे हैं, पॉलिटिक्स वाले नहीं, हम मार्केट के हिसाब से बोल रहे हैं अच्छे दिन। तो ये फार्मा शेयरों के जो अच्छे दिन चल रहे हैं वो बचा लेगा, नहीं तो अगर इस नंबर पे तो 8-10% घटने जैसा शेयर है। लेकिन मुझे पता है घटेगा नहीं, क्योंकि 2 रीजन है। एक तो फार्मा के दिन अच्छे चल रहे हैं, दूसरा ये कि ये अकेला फार्मा शेयर है जिसने परफॉर्म नहीं किया। 3 महीने में सिर्फ 5% बढ़ा है, बाकी फार्मा शेयर 50% बढ़ गए, 5 बढ़ा है। पूरे साल भर में वहीं का वहीं है, हफ्ते भर में वहीं का वही है, कुछ करता ही नहीं है, ऐसा है। तो अब आज जो नंबर्स हैं उसके दम पर कमज़ोर हो सकता है। 330 के स्टॉप लॉस से बेचना है, 313, 310 तक आ सकता है। नंबर्स बहुत ही ढीले डाले हैं। मामला ऐसा है कि अब आगे वापस प्रोग्रेस कब से आएगी इनकी वो भी समझ नहीं आ रहा। सिर्फ एक ही राय है, बहुत ज़्यादा गैप से खुल जाए तो शॉर्ट ना करें। अच्छा, हाँ, रीजन ये कि फार्मा में फैंसी, और दूसरा ये चला हुआ स्टॉक नहीं। एक तो बहुत भागा हुआ और ख़राब नंबर देना तो पिटाई हुआ, तो ये भी हो सकता है गैप से बहुत खुले और खुल के रिकवर हो जाए, फ्लैट भी बंद हो जाए तो बड़ी बात नहीं। तो इस पर ट्रेड करने के पहले आपको बहुत कॉशियसली करना पड़ेगा, गैप ना मिले तो ही करना, अदरवाइज नहीं। इसका जोड़ीदार है एबट। एबट में वैसे ट्रेडर्स स्टॉक है नहीं, लेकिन नंबर्स बहुत बढ़िया हैं। मतलब इतने बढ़िया नंबर्स हैं और ऑपरेशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है हर एक तरीके से। जो मुझे पसंद आया है वो इनके, एक तो जो न्यू लॉन्चेस इन्होंने किए हैं वो वजह, लगातार इनकी पाइपलाइन मजबूत है और आगे के लिए भी पाइपलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो सिर्फ ये क्वार्टर नहीं, आगे भी नंबर्स अच्छे आएंगे। तो बड़ा स्टॉक है, ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं। 23,800 के स्टॉक लॉस से खरीदना है, 24,400, 24,600 के टारगेट के लिए। मैं सोचा 1-2 टारगेट और दूं, लेकिन जगह ही निकाल रखेंगे।
5 डिजिट में 5 डिजिट नंबर। हाँ, ये 2 लेटर वाला होता तो 3-4 आ जाते टारगेट, इसलिए और भी आगे जा सकता, लेकिन जगह नहीं थी इसलिए टारगेट नहीं रखे। Okay, so तो जो हो ऑनेस्टली बता देना चाहिए इसमें क्या है, तो ठीक है। एबट को लेके अच्छा खासा कन्विक्शन है यहाँ पे। ओके, चलिए ये तो बात हो गई सर के स्टॉक ऑफ द डे की। पीआई इंडस्ट्रीज और एबट खरीद के चलने की रिकमेंडेशन है फ्यूचर्स में, और ग्रैन्यूल सेल करने की रिकमेंडेशन सर की तरफ से आई है। सर रिजल्ट रिव्यू के लिए तैयारी? हाँ बिगुल, तो चलिए उसके लिए बिगुल बजाते हैं और फिर जानते हैं कि नंबर्स किस प्रकार के हैं। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट रिव्यू देने वाला हूँ, ओके, जिसका ऑलरेडी रिव्यू हो चुका है। अच्छा, हाँ, और वो है भारत फोर्ज। कल रिजल्ट आ गए, 7.5% स्टॉक भागा है जी। हाँ, और सब मजबूत, बहुत तगड़ा। मेरा दिल खुश हो गया कल। अच्छा, पूछू क्यों? क्यों? 15 अगस्त आ रहा है ना, तो पिछले 15 अगस्त पे स्पेशल 25 में भारत फोर्ज हमारी एक पिक थी। मैंने कहा कल्याणी ग्रुप से एक शेयर तो होना ही चाहिए, ये बड़ा प्रॉमिसिंग दिखता है। थोड़ा स्टॉक अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन कल जो नंबर्स आए तोड़फोड़, तो कल के नंबर्स में 7.5% बढ़ने के बावजूद अभी भी स्टॉक में थोड़ी जगह बाकी है और थोड़ा चल सकता है। क्यों? जो नए बिजनेस, इसके डिफेंस वाले बिजनेस से अब रेवेन्यू आना शुरू हो चुका है, तो नए बिजनेस से जो रेवेन्यू आ रहे हैं ऑपरेशनली 6 क्वार्टर से इनकी जो वो रियलाइजेशन है वो बेहतर हो रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं ना, ये स्टॉक बैक इन एक्शन आने को तैयार है। Okay. जो मतलब वो पुरानी ग्लोरी है ना, भारत फौज के आने को तैयार है। तो इसलिए सपोर्ट आज के लिए 955 पे है, फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ। 1020 तक ऊपर जाने की कोशिश भारत फौज कर सकता है। मैं सीधे सीधे स्टॉक ऑफ द डे में भी डाल सकता था, वो भी समझ लें, क्योंकि 7.5-8% बढ़ा हुआ है। अगर मौका मिले 70-80 पॉइंट अगर नीचे खुलता है मार्केट, और नीचे एक मौका मिले 955 के आसपास, कोशिश लेने की करिए। 1020 के टारगेट के लिए। ओके, तो आप इसको सर का स्टॉक ऑफ द डे भी कंसिडर करके चल सकते हैं। दूसरे एक और 2 रिजल्ट रिव्यू है। सर। बाटा चाटा खाने जैसे नंबर है मतलब ये क्वार्टर तो सबसे बढ़िया रहता है, इस क्वार्टर में कैसे खराब कर सकते हैं? बहुत ही मतलब हर एक लेवल पे कैसे, मतलब कितना खराब नंबर है। हर एक पैमाने पे आप देखिए, ऑपरेशनली, प्रॉफिट, मार्जिन्स, ये सेल्स, रेवेन्यू भी मिस है, और तो बाकी छोड़ दीजिए। तो एक चीज़ क्लियर है कि डिस्क्रिशनरी सेक्टर में है ना, ऐसे बन नहीं रहे, बहुत मुश्किल है मामला, बहुत मुश्किल है। तो और मार्जिन की भी हालत ख़राब है, तो आई थिंक मार्केट थोड़ी पिटाई तो करेगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ नेहा जी सर। कल बाटा पे किसी ने तो शॉर्ट कर दिया, ऑलरेडी कर दिया, जोर से कर दिया। क्योंकि कल बाटा के फ्यूचर और स्टॉक दोनों की प्राइस दिखाओ, बाटा का फ्यूचर 17 रुपये डिस्काउंट पे बंद हुआ है, कैश में 1700 बंद हुआ है और फ्यूचर में 1685। तो जो डिफरेंस है, इसका मतलब कहीं न कहीं फ्यूचर ट्रेडिंग और ये डिफरेंस कल ही बनाया ज़्यादा। तो आई थिंक थोड़े शॉर्ट कल बने हैं, आई डोंट नो कैसे क्या और कितना गिरेगा, बट अदरवाइज अगर ये पोजीशन नहीं बनी होती तब तो इसको घटना ही था। 1650 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, वहां तक तो जाना ही चाहिए इसको कायदे से, नंबर्स के हिसाब से। ये फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ मैं 1650 के आसपास, और ऊपर में 1710 1720 आएगा तो फिर से इसकी पिटाई हो जाएगी। 1700 का लेवल कैश में है, फ्यूचर्स की बता रहा हूँ मैं, 1710 1720 आएगा फ्यूचर में, तो वहां पर फिर पिटाई होगी। नंबर तो खराब है, पोजिशनिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको कि नीचे खुलते ही शॉर्ट कवरिंग आती है, क्या होता है। ठीक है सर। और एक और टाटा पावर है, इनलाइन रिजल्ट्स है, नॉट ग्रेट नॉट बैड। स्टॉक थोड़ा 1-2% बढ़ेगा तो रिजल्ट्स ऑपरेशनली ढीले, पिटाई हो जाएगी। घटेगा तो पावर सेक्टर में तेजी है, खरीदारी आ जाएगी। 2% इधर 2% उधर, गोल हो नहीं पाएगा, मिडफील्ड में बॉल इधर से उधर पास करते रहो, टाइम पास करो, वैसा है। तो टाटा पावर वैसे रिजल्ट्स है। तो सर अच्छा सर, जो आईपीओ उसके बारे में आगे बात करेंगे। हाँ, आईपीओ 9 बजे का टाइम रखा है, चलिए। और 9 बजे भी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आईपीओ के बारे में बताऊंगा। ओके, चलिए, तो आप को बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि 9 बजे जो टीवीएस सप्लाई चेन का आईपीओ है वो खुलने वाला है। अब आपको इसमें पैसे लगाना है, नहीं लगाना है, क्या रिकमेंडेशन अनिल जी की है, वो आपको जानने को मिलेगी ठीक 9 बजे। चलिए, अब हमारी पूरी टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है। कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन दिखने को मिल सकता है, हमारी टीम पूरी जुड़ चुकी है। हमारे साथ आशीष, नुपुर, अरमान इस समय स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग पीपल। चलिए नुपुर, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ट्रिगर्स जरा बताइए कौन कौन से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ऑफ कोर्स नंबर्स जहां नजर रखनी है।
बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। रिजल्ट सीजन है तो सबसे पहले ग्रासिम इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प क्या नतीजा आने वाले, एफएनओ से बायोकॉन, कंटेनर कॉर्प, इप्का लैब, मनप्पुरम फाइनेंस, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, पेज इंडस्ट्रीज, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, एल्केम लैब, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी आज आने वाले हैं नतीजे। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। केआरपीएल पे आपको रखनी है नजर, क्योंकि बोर्ड बैठक के साथ जो नतीजों के साथ शेयर बायबैक और डिविडेंड पर भी कंपनी विचार करने वाली है, तो अनाउंसमेंट भी आते हुए दिखेगा, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। एनसीएलटी में ऑर्डर प्रोनाउंस होने वाला है जी और सोनी मर्जर को लेकर 2:30 बजे, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नजर। ऑल कार्गो टर्मिनल्स और ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट की आज होने वाली है लिस्टिंग, जो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स से डीमर्ज हुई एंटिटीज है, तो इन पर भी रहने वाली है नजर। सुंदरम केल्टन पे भी रखनी है नजर, क्योंकि टीवीएस होल्डिंग अब इसका नाम हो जाएगा। सेनको गोल्ड, जहाँ पे एंकर इन्वेस्टमेंट 30 डेज का जो है वो लॉक इन आज खत्म होते हुए दिखेगा। आईपीओ टीवीएस सप्लाई चेन, जैसे कि बता ही रहे थे आप, आज से ओपन होता हुआ दिखेगा। ओएफएस से 280 करोड़ का पूरी साइज देखेंगे तो 880 करोड़ के आसपास की। ग्लोबल में इंपॉर्टेंट डेटा इन्फ्लेशन का सीपीआई जुलाई के महीने का आ जाते हुए दिखेगा, तो बाजार की यहाँ पर रहेगी नजर। आईआरसीटीसी, जहाँ पे आपको मिला जुला प्रदर्शन नजर आएगा। कंपनी की आय अनुमान से बेटर आती दिखी है, 17.5% की आपको वाई बेसिस पे ग्रोथ भी नजर आ रही है, लेकिन मार्जिन्स पे इस क्वार्टर में दबाव आते हुए नजर आया। अनुमान से भी थोड़ा यहाँ पे गिरावट नजर आई है। मुनाफा भी देखे तो आपको 5% की गिरावट इस क्वार्टर में आते हुए दिखा रहा है। टूरिज्म जो सेगमेंट है कंपनी का, उसके मार्जिन इस क्वार्टर में दबाव में रहे। इनफैक्ट इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दर्ज किया टूरिज्म जो सेगमेंट है कंपनी का उसमें। मैक्स फाइनेंशियल पे भी रखनी है नजर, क्योंकि ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो है वो 18% से बढ़कर आते हुए दिखा। एपी की बात करें तो 10% की ग्रोथ आपको वहां पर भी नजर आएगी। वीएनबी मार्जिन देखे तो 22% के आते हुए दिखे। AUM भी देखे तो आपको 21% की ग्रोथ दिखा रहा है। और जी एंटरटेनमेंट, जहां पे कंपनी की जो आय है वो 1985 करोड़ के आसपास आती हुई नजर आई। कामकाजी लेवल पे 2% की ग्रोथ है। इनफैक्ट मार्जिन में भी आपको इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। और मुनाफा भी देखे तो 4 करोड़ का आते हुए दिखा है। पिछले साल करीबन 70 करोड़ का लॉस था। ओके, तो ये है सारे के सारे ट्रिगर्स और कुछ खबरें। अरमान के पास भी हैं ढेर सारे रिजल्ट्स। अरमान, किसे आप पास कर रहे हैं, किसे फेल कर रहे हैं, बताइए जरा। यस सर, नतीजों में BLS इंटरनेशनल के नतीजे आते हुए दिखे हैं। यहाँ पे नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 40% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 11.5% से इंप्रूव होकर मार्जिन्स 21% पर आते हुए दिखे हैं। बॉम्बे डाइंग की बात करें तो आय लगभग 18% के आसपास गिर कर आई है। मार्जिन्स आपको 2% से गिरकर सिर्फ 0.7% पर आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। ओरिएंट पेपर, यहाँ पर अगर आप बात करें, आय लगभग 15% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 4.7% से इंप्रूव होकर 22.2% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखा। और मुनाफा भी लेके 16 गुना के आसपास होता हुआ दिखा है। HPL इलेक्ट्रिक, यहाँ पर अगर आप देखें, आय 8% बढ़ी है। मार्जिन जो है 12.8% से थोड़े कम होकर 12.5% पर आए हैं। FDC की बात करें तो रेवेन्यू 9% के आसपास बढ़ा है। मार्जिन्स जो है वो 15.7% से इंप्रूव होकर 22.7% पर आया। और मुनाफा भी जो है 70 करोड़ के आसपास का जो मुनाफा था वो 110 करोड़ के आसपास का जो है मुनाफा आता हुआ दिखा है। हिंदुजा ग्लोबल की बात करें तो रेवेन्यू आपको लगभग 1% के आसपास कम होकर आई है। मार्जिन्स अच्छे खासे इंप्रूव हुए हैं, 4.4% से इंप्रूव होकर 6.7% होते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में 57% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी। आईओएल केमिकल, यहाँ पर बात करें तो आय लगभग फ्लैट रही है। मार्जिन्स इंप्रूव होकर आए, 9.9% से इंप्रूव होकर लगभग 12.9% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में GMR पावर पर बात करें तो आय 5.2% बढ़कर आई है। मार्जिन्स जो है 13.6% से बढ़कर 14.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। पर कंपनी को जो मुनाफा था उसके चलते यहाँ पर देखें तो यहाँ पर घाटा आता हुआ दिखा है। चलिए नुपुर, बैक टू यू। जरा बताइए और कौन कौन से नंबर्स आए, किस प्रकार के रहे हैं, ऑफ कोर्स खबरों के दम पर और कौन कौन से स्टॉक्स में एक्शन दिख सकता है। बिल्कुल, 16 वलियान पे आपको नजर रखनी, क्योंकि कंपनी की आय देखें तो 26% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे 33% की ग्रोथ दिखेगी। मार्जिन भी इंप्रूव होकर आया और मुनाफा भी देखें तो 45% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई दिखे। BSE पे रखिएगा नजर, क्योंकि कंपनी की आय करीबन 35% से बढ़कर आई है। मार्जिन देखें तो 29% से बढ़कर 43% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफा भी देखें तो 11 गुना इस क्वार्टर में 40 करोड़ से बढ़कर 440 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आया। एक्सेप्शनल गेन है 406 करोड़ के आसपास का। न्यूज़ में सबसे पहले आपको सबसे पहले नजर रखनी टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन, जिसका IPO आज ओपन होता हुआ दिखेगा। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक ये ओपन रहने वाला है। 187 से 197 का इसका भाव है। 880 करोड़ की इसकी साइज है, जिसमें से 280 करोड़ का इसका जो OFS है उसकी साइज है। और एंकर इन्वेस्टर के जरिए कंपनी ने करीबन 396 करोड़ रुपए जुटाए।
एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ पे भी आज आपको रखनी है नज़र, क्योंकि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एडिशनल 6% हिस्सेदारी एक्सिस बैंक खरीदने वाला है। प्रेफरेंशियल इशू के जरिए करीबन 14.25 करोड़ शेयर्स दिए जाएंगे 113 के भाव पे। जो डील की साइज़ है वो करीबन 1612 करोड़ के आसपास की। सुज़लोन एनर्जी, जहाँ पे कंपनी ने QIB लॉन्च किया है 18 रुपये के भाव पे, 1500 करोड़ तक कंपनी जुटाने वाली है और 500 करोड़ का ओवर सब्सक्रिप्शन की भी योजना है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। अब बर्ड में मास फाइनेंशियल पर रखिएगा नज़र, क्योंकि बसंत माहेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स ने करीबन 3 लाख शेयर्स 816 के भाव पे खरीदे, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और लास्ट में सेबी ने IPO लिस्टिंग की जो टाइम लिमिट है उसके लिए सर्कुलर जारी किया है, जहाँ पे 1 सितंबर से कंपनी वॉरंटरी तौर पर लागू होने वाला है, जहाँ पे T+3 से कम, जो पहले T+6 था उससे अब T+3 किया जाएगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ओके, तो ये हैं सारे के सारे खबरों वाले शेयर जहां पर आज एक्शन है भरपूर। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का FIR। चलिए, तो आशीष हमारे साथ पूरी ब्रोकरेज डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं। आशीष, पहले अच्छी रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, अच्छी रिपोर्ट्स के साथ शुरुआत करता हूं। मैक्स फाइनेंशियल CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 975 से बढ़ाकर 1025 रुपये कर दिया है, 790 रुपये का भाव चल रहा है। मान रहे कि VNB मार्जिन अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले और रिटेल प्रोटेक्शन सेगमेंट पे भी काफ़ी बढ़िया ट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिला। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 800 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया और मान रहे कि एक्सिस बैंक भी बता रहे हैं कि अपने स्टेक को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, तो इसका भी एक बेनिफिट मिलेगा। भारत फोर्ज कल चलने के बाद आज फिर चलने के लिए हो रहा है तैयार, क्योंकि यहाँ पर देखिए CLSA ने अब अपने व्यू को कर दिया है, बदल दिया है। यहाँ पर रेटिंग को तो डाउनग्रेड किया है, लेकिन जो लक्ष्य है ये बढ़ा है, 946 से बढ़ाकर 987 कर दिया, 963 का भाव चल रहा है। ये मान रहे कि एग्जीक्यूशन इस तिमाही के दौरान काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, लेकिन इनको एक चिंता भी दिख रही है कि स्टॉक की वैल्यूएशन अब इन्हें महंगी नजर आ रही है। लेकिन इनसे बिल्कुल सहमत नहीं है JP मॉर्गन, जिन्होंने रेटिंग को कर दिया अपग्रेड। पहले न्यूट्रल की राय थी, अब ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य में भी अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया, इनफैक्ट कंपेरेटिवली CLSA से बेहतर जो बढ़ोतरी इन्होंने की है, 860 से बढ़ाकर 1115 रुपये का टारगेट दिया और मान रहे कि इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। मॉर्गन स्टैनली भी देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1028 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 210 से बढ़ाकर 230 कर दिया, 183 का भाव चल रहा है। HSBC भी खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 200 से बढ़ाकर 220 कर दिया है और मान रहे कि डोमेस्टिक सेल्स तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, लेकिन खास बात यह कि पिछले साल के मुकाबले इसी तिमाही के दौरान मिडिल ईस्ट में जो बिक्री हुई है इसमें 22% का इजाफा देखने को मिला है। ऑयल इंडिया, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, 277 का भाव है, 329 रुपये का टारगेट दिया है। राइट, तो ये कुछ अच्छी खासी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, लेकिन आशीष कोई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो न्यूट्रल हैं या ख़राब हैं, वो कौन सी हैं? कुछ रिपोर्ट्स हैं ऐसी, जैसे टाटा पावर देखें तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नज़र आ रहा है। CLSA बिकवाली की राय दे रहे हैं, लेकिन जो टारगेट है इन्होंने थोड़ा सा अपने व्यू को चेंज किया है, 189 से बढ़ाकर 195 का टारगेट दिया, 235 का भाव चल रहा है। ये मान रहे कि जो कोयला सेगमेंट है यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ है, इसके चलते मुनाफे में थोड़ा सा ड्रैग यहाँ पर देखने को मिला है, साथ में वैल्यूएशन भी इन्हें एक्सपेंसिव नजर आ रही है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स भी बिकवाली की राय को बरकरार रखे हुए 190 रुपये के लक्ष्य के लिए। जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है, CLSA खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 290 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया, 242 का भाव चल रहा है। वहीं सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 240 से बढ़ाकर 285 और गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है। हालांकि टारगेट प्राइस इन्होंने सिर्फ 5 रुपये से घटा है। तीनों रिपोर्ट में एक ही चीज़ लिखी गई है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मर्जर बहुत बड़ा कैटलिस्ट है, तो सबकी नजरें यहीं पर टिकी हुई हैं। बर्जर पेंट्स मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 630 के लक्ष्य, लेकिन मैक्वायरी लंबे समय से बेरिश है, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे, 580 रुपये का टारगेट दिया है। ट्रेंट में कल देखिए नतीजों का इम्पैक्ट आ गया था, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य इन्होंने 1475 से बढ़ाकर 1624 कर दिया और मान रहे कि टॉप लाइन जो है रेवेन्यू का आंकड़ा ये अनुमान से बेहतर देखने को मिला है। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1400 से बढ़ाकर 1640 कर दिया, स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है 1788 पर। फिनिक्स मिल्स CLSA ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है और जो लक्ष्य है वो एडजस्ट किया, 1703 से बढ़ाकर 1857 कर दिया है। प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ पर भी देखिए तो डबल डाउनग्रेड आ गया, लेकिन जो लक्ष्य 560 से बढ़ाकर 620 कर दिया, 586 का भाव है। और अंत में आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 473 का भाव, 458 का टारगेट। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स। आइए अब वक्त है पिक ऑफ द डे का।
बंसल जी सुप्रभात, स्वागत है आपका। बाकी सब लोगों के लेट आने की वजह से आप आए हैं सबसे फर्स्ट। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात नेहा। अनिल जी सबसे फर्स्ट आए हैं तो मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है लेट वालों को बताने की कि आज दीप नहीं है तो गुड मॉर्निंग दीप नहीं बोलना है, गुड मॉर्निंग नेहा बोलना है। तो जो लेट कमर्स हैं उनको अनिल जी पहले से एडवांस में सूचित कर दिया है, जनहित में जारी जी। जनहित में अनिल जी कर दिया है। और देखिए अभी तक कुणाल जी को मैं फ्रेम में देख नहीं पा रहा हूँ, बट उनको मैं सुबह सुबह टेस्ट कर चुका हूँ। ओके, फिर भी वो गलती करें तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते। अनिल जी जोक्स अपार्ट, पिक ऑफ द डे है मेरा ओएनजीसी, जिसको मैं और कुणाल जी रेगुलरली निचले सरों से रिकमेंड करते आ रहे हैं। 177 के अराउंड चल रहा है, 172 रुपए 50 पैसे, 172.5 का स्टॉप लॉस लगा के ओएनजीसी पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। टारगेट है यहाँ पर 188 से 190 के। और एक तो उसका चार्ट पैटर्न बढ़िया है, दूसरा नाइमेक्स क्रूड भी टेक्निकल चार्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं, वहां पर भी एक रैली की संभावना लगती है। तो जो स्टॉक मार्केट वाले हैं उनके लिए क्रूड की रैली का प्ले करने के लिए बेस्ट प्रॉक्सी प्ले ओएनजीसी लगता है, तो ओएनजीसी पर खरीदारी की राय है। ओके, ओएनजीसी पे खरीदारी करने की राय, लेकिन ओएनजीसी की खरीदारी पर आप आशु जी से धन्यवाद की अपेक्षा न रखिए, वो देंगे भी नहीं, भले उन्होंने कल रिकमेंड किया हो। और आप भी अगर ना मिले तो आप ये सोचिए परसों हमने रिकमेंड किया था तो कौन सा आशु जी ने आपको धन्यवाद दिया, तो एडजस्ट कर लीजिए। आइए हिमांशु जी, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा एंड एवरीवन। अनिल जी, खरीदारी करनी है अशोक लेलैंड में, जिसमें कल हमने देखा कि नंबर्स आने के बाद जो हाइज बने थे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद, उन हाइज के ऊपर करके सेकंड में क्लोज नजर आया, जो कि मुझे लगता है फ्रेश ट्रिगर है अपसाइड के लिए, स्टॉक के अलावा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। 150 का के साथ आज ओपनिंग की उम्मीद है, तो 186 रुपए तक अगर ओपन मिलता है तो वहां पे खरीदारी करें। 2 रुपए का स्टॉप लॉस यानी कि 184, 184 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 192 और 195 के दो टारगेट्स के लिए अशोक लेलैंड रहेगा आज का पिक ऑफ द डे। परफेक्ट, अशोक लेलैंड खरीदें। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। अनिल जी, आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो कोइंसिडेंटली आपके साथ कॉमन हो गया है। स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है वो है पीआई इंडस्ट्रीज। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, नतीजे बहुत ही शानदार नतीजे, और खास करके केमिकल सेक्टर से जो इस तिमाही में जितनी भी कंपनियों के नतीजे आए, नतीजे खराब आए हैं। और खराब नतीजों के बाद भी अगर आपने भी नोटिस किया होगा कि ये जो केमिकल स्टॉक्स है वो टूटे नहीं है, तो इसने तो नतीजे अच्छे दिए हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा करेगा ये स्टॉक। और हर फ्रंट पे बाजार के एस्टिमेट्स को बीट किया है, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 3,950 का आज का टारगेट है और 3,000 स्टॉप लॉस से खरीदें पीआई इंडस्ट्रीज। आइए सुमित जी का भी किया जाए स्वागत। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक अभी चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है वो है मेटल सेक्टर का जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर एक मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर ही है। बीच बीच में छोटे मोटे डिप आते रहते हैं, तो उस डिप में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। अभी जिन्होंने पोजीशंस बना रखे हैं वो लोग होल्ड करके चले। कोई भी 5-7 रुपए का डिप आता है तो उसमें खरीदारी करें 820, 818 के आसपास। नीचे में जो इसका सपोर्ट है जेएसडब्ल्यू स्टील का वो 800, 802 के पास है, तो 802 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के जेएसडब्ल्यू स्टील पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 845 रुपए का पहला टारगेट, 860 रुपए का दूसरा टारगेट। तो जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदारी करें 802 का स्टॉप लॉस से 845 और 860 के टारगेट्स के लिए। परफेक्ट। आइए कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुणाल जी सुप्रभात। बंसल जी की आपको पूरी डाउनलोड मिल गई है, और मिल गई है तो बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात और नेहा सुप्रभात। अनिल जी देखिए, बंसल जी ने अनिल जी मुझे पहले आगाह कर दिया था, हाँ। लेकिन अनिल जी मैं उससे पहले ही अनिल जी पूरी तरह से सचेत था। अनिल जी मैंने देख लिया था कि आज नेहा जी विद्यमान है, हाँ। तो अनिल जी नेहा जी को सबसे पहले सुप्रभात मेरी ओर से। सुप्रभात जी, आपको भी सुप्रभात। अब पहले आपसे आगे बढ़ेंगे। हाँ अनिल जी देखिए, अब देखिए अनिल जी एक बात आपसे कहनी है जी, और वो ये है कि अनिल जी आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। अनिल जी जो व्यक्ति देर से आए, हाँ। उसका ये धर्म है, उसका ये कर्तव्य है, हाँ। कि अपनी टीचर या बॉस की प्रशंसा कर दे अनिल जी, जिससे वो चीजें अनिल जी बराबर हो जाती हैं। तो अनिल जी आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। मैंने देखा अनिल जी क्रेडिट पॉलिसी के दिन आप विशेष रूप से कुछ
हाँ 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 हाँ, नहीं क्रेडिट पॉलिसी के दिन जो आप मुझे क्रेडिट दे रहे क्रेडिट हैं, पॉलिसी पर अनिल जी विशेष रूप से तैयार होकर आते हैं आप। हाँ मैं आपको बंसल जी, कुणाल जी, बाकी सारे मैं आप सब लोगों को बता दूं, मुझे झूठी प्रशंसा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, कतई पसंद नहीं है। सही मजाक नहीं कर रहा मेरे को। मुझे कुणाल जी जैसे लोग ही अच्छे लगते हैं जो सच्ची प्रशंसा करते हैं। कुणाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुणाल जी बहुत अच्छा जी, कुणाल जी। तो अनिल जी नहीं, और सीरियस नोट अनिल जी आपकी टाई वगैरह मुझे बड़ी अच्छी लग रही है और मैंने नोटिस किया है अनिल जी की क्रेडिट पॉलिसी के दिन अनिल जी आप विशेष रूप हाँ, से वो तो तैयार करना होकर पड़ता है, आते बड़ा हैं। दिन है। और आपसे एक निवेदन है अनिल जी, क्रेडिट पॉलिसी के समय अनिल जी जी क्रेडिट पॉलिसी के दिन अनिल जी उसके आसपास अनिल जी हम सभी एनालिस्ट की भी एक पैनल बनाकर हमें भी अनिल जी चाय और मीटिंग करनी चाहिए, चाय के साथ समोसे के साथ मीटिंग एक हमारी भी होनी चाहिए अनिल जी। तो इसके लिए अनिल जी कृपा करके विचार कीजिए। बिल्कुल विचार किया जाएगा, एक 3 दिवसीय बैठक बुलाई जाए हमारी भी। लेकिन हाँ वही है कि हर 2 महीने में होना मुश्किल है, लेकिन एक करना चाहिए। आइडिया बहुत अच्छा है, इसमें सीरियसली विचार किया जाए। कुणाल जी बहुत बढ़िया आइडिया दिया है। एक बार ऐसा प्लान करके सब एक जो बजट पे करते हैं वैसा एक बार करना चाहिए। आइडिया बहुत बढ़िया। नाइस सर, थैंक यू। बताएं सर। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है एनटीपीसी। बंसल जी ने ओएनजीसी पर खरीदारी की राय दी और मेरी खरीदारी की राय है एनटीपीसी पर, जहां पर एक विशेष पैटर्न बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। पैटर्न पूरा मुकम्मल हो गया है, पूरा तैयार हो चुका है और बस ब्रेकआउट की देर है। मुझे लगता है एनटीपीसी बाय करके चले। यहाँ पर 213 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट होगा 222 रुपए का, 222 का पहला टारगेट और 226 का इवेंचुअल टारगेट है, जिसके लिए एनटीपीसी में खरीदारी की राय। कि एनटीपीसी खरीदे, ये राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से।